ऑल राइट। सो आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्जन। इन्वर्जन मैंने आपको एडवर्ब वाले में भी बताया था, इससे पहले शायद आपने ये वर्ड सुना भी होगा। इनफैक्ट एडवर्ब में हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। अब फिर से देखते हैं। इन्वर्जन ये एक नाउन है। ये जो वर्ड वर्ब इनवर्स से बना है। इनवर्स का मतलब होता है इनसाइड आउट या फिर अपसाइड डाउन। आप इसको रिवर्स भी बोल सकते हो। रिवर्स सेंटेंस देखिए आप। ही हैज़ गॉन, ये 3 वर्ड्स हैं इसमें। हैज़, ही, गॉन। हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का ऑर्डर चेंज कर दिया। इस वाली फॉर्म को हम असर्टिव फॉर्म बोलते हैं। असर्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब। इस फॉर्म को हम इंटेरोगेटिव फॉर्म बोलते हैं। ये एक इंटेरोगेटिव फॉर्म है। ये असर्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब्स का आप यूज़ इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स और निगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब में यूज़ करते हैं। अब एक सेंटेंस आप ये देखिए। हार्डली डज ही गो होम। हार्डली डज ही गो होम। यहाँ पर ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। वर्ब की ये वाली फॉर्म ये इंटेरोगेटिव फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो क्वेश्चन मार्क है। तो अब आप इसको इंटेरोगेटिव फॉर्म तो बोल नहीं सकते। अच्छा, असर्टिव फॉर्म क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि असर्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखते हैं। तो ये जो फॉर्म है इसको हम इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलेंगे। व्हाट इज इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब? Inverted form of verb is that form of verb in which the helping verb is written before the subject in non-interrogative statements or sentences. Inverted form of verb की वो फॉर्म होती है जिसमें हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और वो सेंटेंस नॉन इंटेरोगेटिव होता है। अगर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आ जाती। ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब को हम इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं और इसको आप बोलेंगे कि यहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन एक्चुअली इन्वर्जन का आप यूज़ तब करते हैं एम्फेसिस पुट करने के लिए। असर्टिव सेंटेंस को जब आप ज़्यादा एम्फेटिक बना देते हैं तो उस केस में आप इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। एंड देयर आर अ फ्यू वर्ड्स और क्लॉजेज विच टेक इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ व्हाट आर दोज वर्ड्स और क्लॉजेज? अब हम एक एक करके सब देखेंगे, ठीक है? ऑल राइट। अब हमारा जो इन्वर्जन है टाइप 1 इन्वर्जन, टाइप फर्स्ट इन्वर्जन। टाइप फर्स्ट इन्वर्जन क्या होता है वो आप देखिए। वर्ब सब्जेक्ट वाला इन्वर्जन, मतलब जिसमें आप वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। इस टाइप के इन्वर्जन को आप टाइप फर्स्ट इन्वर्जन बोलते हैं।
अच्छा, across the sea across the river कर देते हैं, across the river was, पूरा सेंटेंस क्या है, across the river was seen some pupil, across the river was seen some pupil. So what is गलत है यार, आप पहले उसको देखिए। Across the river was seen some pupil, आप ये देखें, ये जो वर्ड across है ये प्रीपोजिशन है, across ये प्रीपोजिशन हो गया, द रिवर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन, द रिवर इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर या तो एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं या फिर एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं या एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं। और एक और होता है नाउन क्लॉज। आपको पता है कि वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती है, सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है कि सिंगुलर वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती है। तो अक्रॉस द रिवर, यहाँ द रिवर जो है वो इस प्रीपोजिशन अक्रॉस का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज बना रहा है। अक्रॉस द रिवर वॉज सीन सम पीपल, अब यहाँ वॉज लिखा हुआ है, वॉज सीन सम पीपल, तो इसमें ये द रिवर तो ऑब्जेक्ट हो गया, सम पीपल आप देखिए ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब का लिखना इन्वर्जन कहलाता है, टाइप फर्स्ट इन्वर्जन। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है देन यू हैव टू राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड व्हाट इज दिस वॉज, ये तो सिंगुलर है, गुनाही कबीरा है, यहाँ पर आप वर लिखेंगे, क्या चीज़, वर। देखिए दिखने में सेंटेंस हमें बहुत आसान लग रहा था कि ये तो कोई गलती नहीं है, क्या है, द रिवर यहाँ पर अक्रॉस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के पे वर्ब डिपेंड नहीं करती है, सिंगुलर वर्ब आएगी प्लूरल वर्ब आएगी, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। यहाँ पर सब्जेक्ट बाद में लिखा हुआ है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट सब्जेक्ट हियर इज प्लूरल, सो वी हैव टू यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, एक ये हो गया, सी टाइप फर्स्ट इन्वर्जन, गलती आपके समझ में आ गई। अब एक सेंटेंस और लिखते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे इसका टाइप पूछूं, कौन से टाइप का एडवर्ब है, ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अक्रॉस क्या है, दिस अक्रॉस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। आप क्वेश्चन पूछेंगे वेयर वर सम पीपल सीन अक्रॉस द रिवर, तो ये अक्रॉस एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस होने की वजह से हमने क्या किया, वर्ब को पहले यूज कर लिया, सब्जेक्ट को बाद में यूज किया। ये हो गया। अब आप देखिए, ये सारी चीज़ें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी काम आएंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पे कोई स्पेशल नहीं है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एग्रीगेट है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, टेंसेस का, तो उसमें आपका एक तरीके का रिवीजन होगा। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी एरर हो सकता है। अब आप इन दो क्वेश्चंस को देखिए। अंडर द टेबल
इज लाइंग सम डायरीज। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, अंडर द डायरीज वर लाइंग a pen under the table. Now first of all let's look at it. Under क्या है? प्रीपोजिशन है। द टेबल इसका ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं या फिर एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं। फिर नाउन क्लॉज भी आता है। नाउन क्लॉज ही सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज कभी क्लॉज या फ्रेज कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकते। अंडर द टेबल इज लाइंग सम डायरीज। अब यहाँ पर गलत क्या है? अच्छा, ये अंडर द टेबल से अब आपको पता चल गया कि अब मैं इसका क्वेश्चन पूछूं वेयर से, तो वेयर से आंसर मिलेगा द टेबल, और वेयर से जो आंसर मिलते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस वाला क्लॉज हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस वाला क्लॉज, ठीक है। या एडवर्ब ऑफ प्लेस आप बोलते हैं। इज लाइंग सम डायरीज, तो यहाँ पर जो रियल सब्जेक्ट है वो सम डायरीज है। दिस इज द रियल सब्जेक्ट। अब जब सब्जेक्ट सम डायरीज है विच इज प्लूरल, so you have to use the plural form of verb, and the plural form of verb is are in this particular sentence, ठीक है। तो ये इस तरीके से ठीक हो जाएगा। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस था। एडवर्ब ऑफ प्लेस में आप देखा कि वर्ब से पहले, सब्जेक्ट से पहले वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का आप यूज़ कर रहे हैं। अब दूसरे में आ जाइए, अंडर द डायरीज वर लाइंग अ पेन। अब आप फिर से देखिए, अंडर यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया और द टेबल इसका ऑब्जेक्ट हो गया। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर या तो जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे या फिर एडवर्ब क्लॉज बनाएंगे। अब एडवर्ब क्लॉज बना रहे हैं क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर वेयर से आंसर मिल रहा है। एनीवे, तो ये जो द डायरीज है वो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, प्रीपोजिशन का। और ये वर्ब जो है ये प्लूरल है, ये मेन वर्ब हो गया। अब रियल सब्जेक्ट क्या है? ये है। सो पेन तो सिंगुलर है, so you have to use the singular form of verb was। ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। इतना देखिए, या इसको अंडर की जगह among कर दीजिए, among the diaries। अब एक और देखिए, Here the man is, here is she। Here the man is, here is she। here जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और अभी मैंने थोड़ा सा साफ साफ लफ्ज़ों में तो नहीं बोला कि एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म आप लिखते हैं, ठीक है, लेकिन एक आइडिया तो आपको मिल रहा है, तो आप सुन लीजिए उसको। वी यूज द टाइप फर्स्ट इन्वर्जन विद एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। व्हाट आर एडवर्ब ऑफ प्लेसेस? जिनके वेयर का जो आंसर होते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेसेस होते हैं। ऑल राइट, अब आप ये देखिए, हेयर द मैन इज, वेयर हेयर। तो हेयर यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस में आप टाइप 1 इन्वर्जन का यूज़ करते हैं, जिसमें वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर तो द मैन तो सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद आपने इसका यूज़ कर लिया, तो दिस इज गलत। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? यू हैव टू राइट दिस इज हेयर, हेयर इज द मैन, ये ठीक है। लेकिन अब आप ये देखिए, हेयर इज शी, ये ठीक है, ये वाला गलत है। अब आप दोनों की वजह सुन लीजिए। शी एक पर्सनल प्रोनाउन है, उसके बारे में आप जानते हैं। इस वाली बात को संभल के सुनो, ध्यान लगा के। अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद प्रोनाउन आ रहे हैं तो उनमें टाइप 1 इन्वर्जन का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद नाउन आ रहा है then you have to use the type 1 inversion। what is type 1 inversion? ठीक है, अब बोलने की जरूरत नहीं।
ये ठीक है, ये गलत हो गया। एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर का जो आंसर होते हैं। अच्छा अब आप एक ये देखिए, देयर वॉज अ किंग, आप पहले देयर वॉज अ किंग। तो यहाँ पर, और आपको पता है रामबाण मैं अब यहीं लिखूंगा नहीं, बोल दूंगा, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव केस जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव केस जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। ठीक है, वर्ब नेवर डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट, चाहे वो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म विल डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट, सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी। ठीक है, नाउन प्रोनाउन किसी के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और नाउन क्लॉज हो सकता है। एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन दे कैन नेवर बी द सब्जेक्ट ऑफ अ स्टेटमेंट और अ सेंटेंस। समझ में आ गया? मॉडल के साथ V1, सब्जेक्टिव मूड में V1, और फिर रामबाण और बता देता हूँ कि पैसिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म जिसमें सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, पैसिव फॉर्म सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, पैसिव में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया? ऑलराइट, नाउ लेट्स कम हियर। देयर वाज अ किंग, वेयर वाज अ किंग? देयर। सो हियर द वर्ड देयर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। मजबूरी के वजह से हम देयर को एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करते हैं, हालांकि ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता है क्योंकि देयर नाउन भी नहीं है और प्रोनाउन भी नहीं है। नाउन और प्रोनाउन को ही हक है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का। आप ऐसे समझिए, एक राजा था, एक राजा था, रानी भी कह सकते हो, एक राजा था। अब क्या इज किंग, इसमें आपको किसी की जरूरत तो आप ऐसे लिखेंगे देयर इज अ किंग, देयर वाज अ किंग, सॉरी देयर वाज अ किंग। अच्छा दो राजा थे, सो देयर वर दो किंग्स। एनीवे, तो यहां पर ये देयर इज नॉट द रियल सब्जेक्ट, इट्स अ वर्चुअल सब्जेक्ट, वर्चुअल सब्जेक्ट है और इनफैक्ट दिस इज अ प्योर एडवर्ब। वाज अ किंग, अब यहां पे रियल सब्जेक्ट क्या है? किंग, और ये वॉज हमने इस आ किंग की वजह से यूज किया है। आप इसको अच्छे तरीके से ऐसे समझेंगे, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देयर वर टू किंग्स, देयर वर टू किंग्स। अगर देयर की सिंगुलैरिटी या प्लूरैलिटी होती तो यहां पर देयर तो अब भी लिखा गया है, तो अब भी आपको जो है वॉज लिखना चाहिए था, लेकिन देयर वर्चुअल सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, मजबूरी के तौर पे यूज किया गया है। ठीक है, सो अब यहाँ पे वर क्यों आया? बिकॉज अब यहाँ टू आ गया, रियल सब्जेक्ट यहाँ पर टू किंग्स हो गया, तो हमने इसके अकॉर्डिंग वर यूज कर लिया। अब एक बार सुन लो, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस से पहले टाइप 1 इन्वर्जन का यूज करते हैं। और ये समझ में आ गई? माशाल्लाह। चलो अब नाउ मूव करते हैं आगे। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था किसी पेपर में, आप देखो उसको। तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, क्या तुम्हें जाना सकिन के लिए, क्या तुम्हें जाना। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आप देखिए। There has always been some form of education, but there hasn't been always some विद्यालय, स्कूल्स। ये किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन बट देयर हैजंट बीन ऑलवेज सम स्कूल्स।
सो यू हैव टू फाइंड द एरर। ये ऐसे करके दिया हुआ था। अभी मैंने आपको देयर बताया, देयर इज अ प्योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब है तो इसकी सिंगुलरिटी प्लुरलिटी नहीं होती है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, वर्चुअल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, तो आपने यहाँ पर हैज का यूज किया है, ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे जो रियल सब्जेक्ट है वो ये है, तो इस सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हमने हैज लगा दिया। समझ में आ गया? वेरी गुड। बट देयर हैजंट बी ऑलवेज बीन, क्या लिख दिया मैंने, देयर हैजंट ऑलवेज बीन सम स्कूल्स। अब यहाँ पर देयर जो है वो एडवर्ब है, यूज्ड एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और वर्चुअल सब्जेक्ट। वर्ब नेवर डिपेंड्स अपॉन द वर्ड देयर, क्योंकि देयर जो है वो नॉन प्रोनाउन नहीं है, सब्जेक्ट नहीं हो सकता, वर्चुअल है, मजबूरी के तौर पे यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर आपने हैजंट यूज किया है, देयर हैजंट ऑलवेज बीन सम स्कूल्स। स्कूल्स प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग आपको प्लूरल वर्ब लेके आनी पड़ेगी, और प्लूरल वर्ब तो सबको पता है, हैवंट हो जाएगा। समझ में आ गया? माशाल्लाह, ठीक है। तो इतनी बात पता चल गई कि एडवर्ब ऑफ प्लेसेस के साथ आप टाइप 1 का इन्वर्जन यूज करते हैं। एक्चुअली आप इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज तब करते हैं जब आपको एम्फेसिस डालना होता है, अदरवाइज तो आप सीधी सीधी बात भी कह सकते हैं ताकि लैंग्वेज को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकें, ठीक है, ब्यूटीफाई कर सकें। इसकी वजह से इनका हमें ज़रूरत पड़ती है। अब ही इज़ गुड, शी इज़ गुड, बस यही करते रहोगे तो फिर क्या फ़ायदा ज़िंदगी में अंग्रेज़ी पढ़ने का, है ना। अच्छा, एक और देखिए, टाइप 1 का ही पढ़ रहे हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड, तो मैं लिख देता हूँ पहले, टाइप 1 के इन्वर्जन में आप ये लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड विद एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। एडवर्ब ऑफ प्लेसेस वेयर का अप्लाई होते हैं। इट इज़ यूज्ड विद एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, और वो वाली बात याद रखना, अगर प्रोनाउन होगा पर्सनल प्रोनाउन तब आपको नहीं यूज़ करना है, ठीक है। हेयर इज शी गलत हो जाएगा, हेयर शी इज, क्योंकि वहाँ पे प्रोनाउन है। सो इट इज़ यूज विद एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, और उस वाली बात को अगर प्रोनाउन होगा तब यूज़ नहीं करना है, वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट यूज ऑफ टाइप 1 इन्वर्जन, एंड दैट इज it is used with direct quotations। डायरेक्ट क्वेटेशंस के साथ यूज किया जाता है। टाइप 1 इन्वर्जन सब्जेक्ट से पहले वर्ब का यूज करने को टाइप 1 इन्वर्जन बोलते हैं, याद रहना चाहिए। ऑलराइट, आई कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आई कैन solve these questions said the man। The man said। अच्छा, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, वो एक क्वेटेशन है, तो ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, दोनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेटेशन है, शॉर्ट क्वेटेशन है। अब एक और देखिए, थोड़ा सा एडवांस वाला है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई कैन सॉल्व दीज पजल्स, द मैन सिटिंग इन द कॉर्नर सेड। मिटा देता हूँ इसको, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, द मैन सिटिंग
in the corner said. ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है और ये कितना लंबा डिटेल में लिखा हुआ है। द मैन सिटिंग इन द कॉर्नर सेड। जब इतना लंबा हो तो आप तब कोशिश किया करिए कि जो वर्ब है उसको उसके सब्जेक्ट के साथ लिखें बराबर में। तो इस केस में आप वर्ब सेड को यहाँ लिखिए और बाद में ये लिखिए, लेकिन अगर छोटा हो तो ये वाला ही चला जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस वाला पार्ट है MBA वालों के लिए। आप इसको देखें कि अगर इतना लंबा डिटेल में लिखी हुई हो तो उस केस में आप वर्ब को कोशिश करा करिए रिपोर्टेड स्पीच उसके सब्जेक्ट के करीब में लेके आएँ। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के तो करीब में आ जाएगी, उतना ज़्यादा बेहतर है जितना वर्ब सब्जेक्ट के करीब में हो उसके साथ साथ इसके करीब में तो यहाँ भी आ जाएगी, जब यहाँ आ जाएगी तो वहाँ से करीब हो जाएगा। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर लिखने से इसके करीब में तो है लेकिन इसके करीब में नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइप 1 इन्वर्जन। नाउ दैट इज सब्जेक्ट वर्ब। अब आ जाते हैं टाइप 2 पर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टाइप 2 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 इन्वर्जन आपको समझ में आ गया। टाइप 1 इन्वर्जन एडवर्ब ऑफ प्लेसेस के साथ आप यूज़ करेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेसेस वो होते हैं जो वेयर कर अप्लाई होते हैं, डोंट फॉरगेट इट। ठीक है, हम भी दरिया है हमें अपना हुनर मानो जिसका कभी चलना पड़ेंगे रास्ता। थोड़ा सा गंदा सा हो गया। लोगों को दिखता नहीं है, फिर कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा, काला काला हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट। Now let's come to type 2 inversion, that is auxiliary and subject. Type 2 है, type second auxiliary subject inversion। auxiliary मतलब helping verbs। अच्छा, helping verbs को आप तो या तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं या फिर निगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। इनमें आप यूज़ करते हैं। एक सेंटेंस आप देखिए, शायद याद आ जाए। Never we blame anyone for their गलती mistakes। Never we blame anyone for their mistakes। Never एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। we blame anyone for their mistakes। ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी निगेशन के लिए यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को आप निगेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेवर भी नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी निगेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो अब आप इसको सही करने के दो तरीके हो सकते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब में पढ़ाया बेसिक्स में कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को मेन वर्ब से पहले लिखें। सो आप या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, वी नेवर ब्लेम एनीवन फॉर देयर मिस्टेक्स। एक तो सही करने का तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को मेन वर्ब से पहले ले आए। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो कि शायद एडवर्ब में मैंने आपको बताया भी है, शायद क्या बताया ही, आई एम 100% डैम श्योर अबाउट इट। ठीक है, दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इस नेवर को यहीं लिखे रहने दें और ये जो सेंटेंस है, जिस टेंस का सेंटेंस है उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ लिख लें। नेवर डू वी ब्लेम, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को इंटरोगेशन और नेगेशन के लिए यूज किया जाता है। नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज यूज्ड फॉर नेगेशन। तो अगर आप नेवर को वहां स्टार्टिंग में लिख रहे हैं नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को,
तब अब आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ आप जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, सो द सब्जेक्ट वी इज हियर प्लूरल इन फॉर्म, सो वी यूज द वर्ब डू। सो नेवर डू वी ब्लेम एनीवन फॉर देयर गलती लिख रहे हैं, मिस्टेक्स। अब ये एक सही तरीका हो सकता है, ये दो तरीके हो सकते हैं सही करने के। अच्छा, ये तो जो है ये असर्टिव फॉर्म हो जाएगी, और ये जो है इन्वर्टेड फॉर्म हो जाएगी। ये इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई। व्हाट इज इन्वर्टेड फॉर्म? देखिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, अच्छे से लिखूं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया, क्वेश्चन तो है ही नहीं, तो इन्वर्टेड फॉर्म हो गई। इसमें हम ज़्यादा एम्फेसिस डाल रहे हैं कि हम कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करते, हम कभी किसी को ब्लेम नहीं करते, दोनों में फ़र्क है, असर्शन है। अच्छा, मैंने क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ आप निगेशन और इंटेरोगेशन में करते हैं, लेकिन मेन जो है सबसे मेन यूज़ तो शायद आपको पता होगा, बता देते हैं। सबसे मेन यूज़ तो हेल्पिंग वर्ब का आप टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। आई डू नॉट गो देयर कैसे पता लगा लिया? डू, अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। सो अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेसिंग द टेंस, हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरीज आर आल्सो यूज्ड फॉर इंटेरोगेशन एंड निगेशन, जैसे कि यहाँ देख लिया आपने। ठीक है, चलो, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। हम बेदरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता जाए। एडवर्ब में भी मैंने पढ़ाया था ये आपको, हार्डली आई गो देयर, हार्डली आई वेंट देयर। हार्डली क्या है? निगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और फिर अच्छा एडवर्ब मैंने आपको बताया था, निगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज हो रहे हैं, देन दे विल टेक द इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब। व्हाट इज इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब? जल्दी जल्दी मैं से बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ बताया था, यहाँ दोबारा से बताऊंगा। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना, फिर से सुन लो। अब इस तरीके से देखो, हेल्पिंग वर्ब का यूज आप अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेसिंग टेंस, इंटेरोगेशन और निगेशन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, हार्डली जो है ये एक निगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, निगेशन शो कर रही है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या तो जो है मतलब या तो क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम मेन वर्ब से पहले लिखी जाती हैं, हमेशा लिखी जाती हैं बल्कि। आप देखो, तो एक तरीका तो आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसे लिख सकते हैं, आई हार्डली वेंट देयर, एक तरीका ये सही हो सकता है। अच्छा, अब आप हार्डली को वहीं लिखे रहने देना चाहते हैं, जब हार्डली को वहीं लिखे, मतलब इफ यू वांट टू पुट हार्डली एट द सेम प्लेस, देन यू हैव टू यूज द इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, सो हार्डली, अब जब इन्वर्टेड फॉर्म, इट मीन्स यू हैव टू पुट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। टेंस इज पास्ट इंडेफिनिट, so we will use did, and when we use did, the helping verb of past indefinite form, then we use V1 form with the subject. Hardly did I go there. अब ये inverted form हो गई और ये assertive form हो गई, both are the correct. ठीक है, दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप ज़्यादा एम्फेसिस डाल रहे हैं, ये नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अच्छा अब आप एक दो वन मोर,
नो सूनर द मैच हैड बिगन देन इट स्टार्टेड रेनिंग। देखो यहाँ पर जो सूनर वर्ड है दिस इज कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब सून विच इज एडजेक्टिव इन नेचर, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब करते हैं। सो ये जो नो है ये एडवर्ब है जो कि सूनर वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, निगेशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो आफ्टर ऑल ये सॉरी एडजेक्टिव लिख दिया मैंने, ये एडवर्ब है, ये पूरा एक निगेशन शो कर रहा है, नेगेटिव एडवर्ब। अब तो आप इसको नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। ठीक है, जब नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप अब इसको दो तरीके से आप लिख सकते हो। एक तो ये है कि नो सूनर को आप जो है सीधे मेन वर्ब से पहले यूज कर दें, द मैच हैड नो सूनर बिगन देन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब नो सूनर को जब आप वहीं लिखे दें, इफ यू वांट कीप दिस नो सूनर एट इट्स सेम प्लेस देन यू हैव टू यूज द इन्वर्टेड फॉर्म। ठीक है, या तो फिर आप मेन वर्ब से पहले लिख दीजिए, अब वो मैं नहीं लिख रहा, मैं इन्वर्टेड फॉर्म लिखेंगे। सो जब नो सूनर को मेन वर्ब से पहले लिखेंगे तो टाइप 2 इन्वर्जन, ऑक्सिलरी सब्जेक्ट वाला इन्वर्जन। सो अब आप क्या करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको मेन वर्ब से पहले लिख देंगे, सॉरी सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। सो नो सूनर हैड द मैच बिगिन देन इट स्टार्टेड रेनिंग। किसी ने कोई गलती और ऑब्जर्व की हो, समझदार हो तो भाई वो बता दें क्या गलती है, सेंटेंस अब ठीक हो गया। ठीक है, देन आएगा नो सूनर, ये ई एन वाला नहीं आएगा, ये वाला आता है इसके साथ, नो सूनर देन टी एच ए एन, कंपेरिजन वाला, कंपेरिजन दिखा रहे हैं आप। एक और, वन मोर। नॉट ओनली दे टेल लाइज बट ऑल्सो चीट अदर्स। अब मैंने ओनली वाला केस आपको पहले एडवर्ब में बताया है, ठीक है, और उसमें ये बताया था कि ओनली जिस वर्ड से पहले यूज होता है वो उसको क्वालिफाई करता, उस पर एम्फेसिस डालता है। ठीक है, ओनली जिस वर्ड से पहले यूज होगा वो उसको क्वालिफाई करेगा, उस पर एम्फेसिस डालेगा। और ये जो बट है कंजंक्शन है, कंजंक्शन जो है वो इक्विवेलेंट चीज़ों को जोड़ते हैं। ठीक है, नॉट ओनली, ये तो एडवर्ब हो गया। ये ओनली, अगर मैं यहाँ जो है ओनली दे टेल लाइज कर दें तो अब यहाँ पर ओनली दे को क्वालिफाई करेगा, सिर्फ बे। अगर दे ओनली टेल लाइज तो अब ओनली टेल यहाँ पर सिर्फ झूठ बोलते हैं। अगर यहाँ इसी ओनली को दे टेल ओनली, ठीक है, लाइज तो और फॉर्म हो जाएगी, वो एक बार आप एडवर्ब वाले उसमें चेक करेंगे। एनीवे, तो इसमें गलत क्या है वो आप देखिए। नॉट ओनली यहाँ पर इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, ये कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है, इक्विवेलेंट वाली, इक्विवेलेंट
ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है। सो नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो मैंने कंजंक्शन वाले इसमें बताया था कि अगर सब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ है नॉट ओनली, तो बट आल्सो भी सब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ होना चाहिए। अगर नॉट ओनली हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा हुआ है तो बट आल्सो भी हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा होना चाहिए, क्योंकि कोरिलेटिव कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का पार्ट है, इक्विवेलेंट चीज़ों को जोड़ते हैं। तो नॉट ओनली दे टेल लाइज, अब यहाँ पर नॉट ओनली जो है वो दे से पहले लिखा हुआ है, सो बट ऑल्सो भी सब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ होना चाहिए, बट कोई दूसरा सब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये तो गलत ऐसे हो गया कंजंक्शन वाले पार्ट से। अच्छा, अब इन्वर्जन वाले पार्ट से अब हमें इसको सही करना है, तो कैसे करेंगे कि अगर सब्जेक्ट तो है नहीं हमारे पास, एक सब्जेक्ट दूसरा होना चाहिए था, तभी बट ऑल्सो ठीक हो जाता। तो अब आप इसको हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज़ कर दिए। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए, टेल लाइज, चीट अदर्स, सॉरी मेन वर्ब, ये दो वर्ब तो हैं हमारे पास, वर्ब दो हैं। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो को अगर किसी तरीके से हम वर्ब से कनेक्ट कर दें तब ठीक हो सकता है, क्योंकि वर्ब से पहले लिख दीजिएगा तो आपको फिर वो वर्ब को क्वालिफाई करेंगे। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, दे नॉट ओनली टेल लाइज बट ऑल्सो चीट अदर्स। अब देखिए, नॉट ओनली यहाँ वर्ब से पहले इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर बट ऑल्सो भी इस V2 वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब ये ठीक हो गया, वो गलत क्यों हो गया समझ में आ गया, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा था और बट ऑल्सो यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और ये ऐसे पेयर होते हैं जो इक्विवेलेंट चीज़ों को क्वालिफाई करते हैं। अगर वो सब्जेक्ट को कर रहा है तो इस बट ऑल्सो को भी सब्जेक्ट को ही करना पड़ेगा। तो एक तो आपने इस तरीके से सही कर दिया। अच्छा, फिर दूसरी बात ये आती है कि अब हम नॉट ओनली को जो है वो यहीं रखे, मतलब रखना चाहते हैं, स्टार्टिंग में सेंटेंस के रखना चाहते हैं, और फिर तो आपको तो कुछ करना पड़ेगा। अब ये तो ठीक नहीं है। तो जब नॉट ओनली एक एडवर्ब ऑफ नेगेशन शो कर रहा है और नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ होती हैं, देन दे टेक द इन्वर्टेड फॉर्म। ठीक है, तो अगर आप इसको अगर उसके थ्रू सही करना चाहते हैं तो आप इन्वर्टेड फॉर्म लिख दीजिए, नॉट ओनली डू दे टेल lies but also cheat others। अब आप देखिए यहाँ पर इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, बट ऑल्सो चीट अदर्स। समझ में आ गया? तो ये इन्वर्टेड फॉर्म हो गई। अच्छा, एक और देखिए, नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होंगे, टाइप 2 इन्वर्जन लेंगे ऑक्सिलरी सब्जेक्ट वाला। ठीक है, अभी मैं वो लिखवा भी दूंगा आपको कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। वैसे आपको पता है नेगेटिव एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में मैंने मार्क करवा दिया था, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ठीक है, नेवर, ये तो सब करवा दिए थे। अब एक और देखिए, अंडर नो सिचुएशन आई शैल हेल्प हिम। अंडर नो situation I shall help him। थोड़ा सा आइडिया मिलता है, और जो है निगेशन वाला सेंस आ रहा है। ठीक है, इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं। वो एक तरीका मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तरीका तो ये हो सकता है, ठीक है, I shall help him under no situation, ठीक है, लेकिन हमें वो वाला नहीं देखना, हमें इसको देखना अंडर नो सिचुएशन आई शैल हेल्प हिम। तो अगर आप अंडर को या तो जब स्टार्टिंग में ना लिख के बीच में ले आइए, ठीक है, और जब उसको आप पूरे को लिखना चाह रहे हैं तब आप इन्वर्जन यूज़ करिए। सब्जेक्ट ये है, हेल्पिंग वर्ब ये है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आइए। अंडर नो सिचुएशन, ये पूरा एडवर्ब नेगेटिव एडवर्ब ऑफ क्लॉज हो गया, ठीक है। अंडर नो सिचुएशन शैल आई हेल्प हिम, ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट टाइप 2 इन्वर्जन। अच्छा, इसी में आप ये भी कह सकते हो कि इन नो कंडीशन, उसका मतलब भी सेम होता है किसी भी परिस्थिति में। इन नो कंडीशन, ऑन नो कंडीशन,
ऑन नो कंडीशन। ठीक है, तो इनको मतलब अगर ऐसे सेंटेंस लिखूं तो आपको टाइप 2 इन्वर्जन यूज करना है। सो अब हम एक नटशेल में ये कह सकते हैं कि नेगेटिव एडवर्ब और फ्रीक्वेंसीज या वो ऐसे एडवर्ब जो नेगेशन शो करते हैं उनको अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ आप टाइप 2 इन्वर्जन यूज़ करिए। टाइप 2 इन्वर्जन ऑक्सिलरी सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी का यूज़ करिए। ठीक है, एक और देख लीजिए, नॉट अ वर्ड ही स्पोक, नॉट अ वर्ड ही स्पोक, फिर से एडवर्ब, नेगेटिव एडवर्ब आ गया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। या तो ही स्पोक नॉट अ वर्ड आप कर दीजिए, या अगर आपको नॉट को वहीं लिखना है तो फिर आप क्या करें, इन्वर्जन यूज़ कर दीजिए। नॉट अ वर्ड, ये पूरा नेगेटिव एडवर्ब ऑफ क्लॉज हो गया। नॉट अ वर्ड डिड ही स्पोक, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको मिटा देते हैं, सॉरी ये गिर गया। इन्वर्जन से आपको एसबीए में क्वेश्चन मिल सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, और ये टॉपिक हम खुद अलग से पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर आफ्टर ऑल सब्जेक्ट का वर्ब का ही तो एग्रीमेंट है। चलिए अब आप देखिए, एक और देखिए, सो फास्ट ही रैन that I could not catch him. So fast he ran that I could not catch him. So fast. How एडवर्ब है। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, वेन, जो वेन का रेप्लाई होते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाते हैं। वेयर का जो रेप्लाई होते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाते हैं। हाउ का रेप्लाई जो होते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाते हैं। हाउ ऑफ्टन का जो रेप्लाई होते हैं, ये आप याद रखना, हाउ ऑफ्टन के रेप्लाई होते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाते हैं। हाउ मच का रेप्लाई, हाउ मच या टू वॉट एक्सटेंट, टू वॉट एक्सटेंट, इनका रेप्लाई एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये सब एडवर्ब। अच्छा अब इसमें आपको समझना है क्या, वो आप देखिए, ये तीनों, वेन एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, अच्छा एक बात आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब नहीं आएगा। कौन सी वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद। अच्छा वर्ब और ऑब्जेक्ट बोल दिया तो अंडरस्टूड बात है कि ट्रांजिटिव वर्ब होगी, कोई एडजेक्टिव कोई एडवर्ब नहीं आएगा, उससे पहले आ सकता है, उससे ऑब्जेक्ट के बाद आ सकता है अगर ऑब्जेक्ट है। इंट्रांजिटिव वर्ब के में तो कोई बात नहीं, जब इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है तो उसके बाद तो एडजेक्टिव एडवर्ब आ सकते हैं। तो ये वर्ब के बाद आते हैं। फ्रीक्वेंसी वर्ब से पहले भी आ सकते हैं,
बाद में भी आ सकते हैं, बहरहाल आप इतना याद रखें। एनीवे, तो अब आप यहाँ पर आ जाओ। सो फास्ट ही रैन दैट आई कुड नॉट कैच हिम। ये गलत हो जाएगा। हाउ का अप्लाई है, हाउ का अप्लाई मैनर। सो इसका ठीक क्या होगा, सो फास्ट डिड ही अब रन, मुझे समझ लेना इसकी, ठीक है। सो फास्ट, अब इसका ठीक हो जाएगा, सो फास्ट डिड ही, अब रन नहीं होगा, रन हो जाएगा, दैट आई कुड नॉट कैच हिम। ये भी वर्ड आप याद रखना। अब नटशेल में मैं आपको बता देता हूँ कि टाइप 2 ऑक्सिलरी और सब्जेक्ट वाला इन्वर्जन किन के साथ होगा, नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ, मैनर्स के साथ। वो वर्ड्स में लिख देता हूँ, जो अगर स्टार्टिंग में लिखे होंगे तो वो आपको इन्वर्टेड फॉर्म उनके साथ लिखनी पड़ेगी। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, कॉमन सेंस के साथ हलवा विद कॉमन सेंस, ठीक है। ये नहीं कि बीच में लिखा है तब भी हम इनके साथ इन्वर्टेड फॉर्म लिख देंगे अगर स्टार्टिंग में आएंगे तब। नो सूनर, अच्छा, सो फास्ट, अंडर नो सिचुएशन, अंडर नो कंडीशन, इन नो कंडीशन। अगर ये वर्ड्स या फ्रेजेस सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं, कोई रह तो नहीं गया, ठीक है, तो इनके साथ इन्वर्टेड फॉर्म आएगी, मीन्स हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, अगर ये स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप 2 इन्वर्जन। अच्छा, दो और बता देता हूँ, ओनली इफ और ओनली आफ्टर, ये भी। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन्वर्जन। और हाँ, आप वो देख लीजिएगा, वो मैंने आपको उसमें पढ़ा दिया है, एडिशन टू द स्टेटमेंट। एडिशन टू द स्टेटमेंट क्या होता है मैं नहीं बता रहा, क्योंकि मूड वाले चैप्टर में पढ़ाया। एडिशन टू द स्टेटमेंट, उसमें भी हम इन्वर्टेड फॉर्म यूज़ करते हैं। जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो एडिशन टू द स्टेटमेंट नॉर या नाइदर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव होगा, सॉरी सेंटेंस पॉजिटिव क्या बोले, नेगेटिव होगा तो ये, और पॉजिटिव होगा तो सिंपली आप क्या कर देंगे, सो एडवर्ब का यूज़ करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। और एक ईदर वाला भी मैंने बता दिया था कि इसमें ईदर वाली कंडीशन भी आ गई थी, तो उस केस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब फिर ईदर। ये मूड में पढ़ाया था, आई थिंक मूड में। तो ये एडिशन टू द स्टेटमेंट भी इसी इन्वर्जन का भी पार्ट होता है, मूड का भी होता है। तो वहाँ कवर करा दिया, तो जस्ट यहाँ पे मैंने आपको याद करवा दिया कि एडिशन टू द स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो उसका एडिशन टू द, अगर मेन सेंटेंस या स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका एडिशन टू द स्टेटमेंट आप नॉर या नाइदर एडवर्ब के साथ इन्वर्टेड फॉर्म लिख देंगे। और अगर पॉजिटिव है मेन स्टेटमेंट, सो एडवर्ब के साथ इन्वर्टेड फॉर्म लिख देंगे।
ठीक है। और इसी को दूसरा एक तरीका बताया था कि अगर सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है और मेन स्टेटमेंट नेगेटिव है और सब्जेक्ट पहले लिख दिया, तो उस केस में आप फिर क्या करेंगे कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में ईदर लिख देंगे, ये भी नेगेटिव एडिशन टू द स्टेटमेंट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इन्वर्जन। लेट्स मीट टुमारो।